हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। नाम तो उसका राजकुमार श्रीवास्तव था, लेकिन बस्ती वाले उसे राजू तांगे वाले के नाम से पुकारते थे। तांगा चलाना उसका पेशा था। वो गरीब और सादा किस्म का आदमी था। ये उन दिनों की बात है जब रिक्शा, टैक्सी आम नहीं थे। लोग ज्यादातर तांगे की सवारी करते थे। बस्ती का नाम रामपुर था, जो शहर से 10 मील के फासले पर थी। राजू के परिवार में उसकी पत्नी और एक बेटा था, जिसकी उम्र 5 साल थी। राजू दिन भर शहर से गांव और गांव से शहर के बीच अपना तांगा चलाता था और सूरज ढलते ही आखिरी सवारी बिठाकर बस्ती वापस आता था। वो इतना कमा लेता था कि बीवी बच्चे को खुश रख सकता था। राजू की बीवी का नाम मधु था। राजू के बेटे का नाम दीपक था। राजू एक कच्चे मकान में रहता था। घर का आंगन काफी बड़ा था, जहां वो अपना घोड़ा बांधता था। वो एक छोटी सी बस्ती थी और बस्ती वाले प्यार से रहते थे। नया साल शुरू हो चुका था। सर्दी बहुत पड़ रही थी। रामपुर इन दिनों ठंडी हवाओं की लपेट में था। लोगों ने सर्दी से बचाव के लिए धड़ाधड़ लकड़ी का ईंधन और कोयला जमा कर रखा था, और यही हालात राजू के भी थे। उसने कोयले की बोरी उतारी और अपनी पत्नी को आवाज दी। मधु ने कोयले की बोरी उतारने में उसकी मदद की। राजू ने घोड़े को बांधा और चारा भी दिया। मधु उसके लिए रोटी ले आई। दीपक के बाबू, ठंडी बढ़ गई है। मेरे ख्याल में आप कुछ दिनों के लिए आराम कर लीजिए। भगवान ना करे आपको अगर कुछ हो गया तो हमारा क्या होगा। लोग सर्दी से मर रहे हैं। मौसम जब साफ हो जाएगा तभी काम पर चले जाना। राजू रोटी के निवाले लेते हुए, मेरी प्यारी मधुबाला, चिंता क्यों करती हो? अरे भगवान, यही तो दिन है कमाई के। गर्मी के मौसम में तो धंधा चौपट हो जाता है। बस्ती वाले सर्दी में ज्यादा शहर जाते हैं। अगर यूं मैं सर्दी से घबरा कर घर बैठ जाऊं तो तुम लोगों का पेट किस तरह पालूंगा। रामपुर की बस्ती काफी अमन सुकून वाली बस्ती थी। कोई इक्का दुक्का घटना होती रहती थी, जैसे किसी जानवर को कोई जंगली चीता ले गया या किसी लकड़हारे को सांप ने डस लिया। बस्ती के पास वाला जंगल काफी शांत था। ऐसा भी नहीं था कि जंगली जानवर कम थे। जंगली जानवरों की बहुतायत थी। उनमें शेर, हाथी, भालू, चीते वगैरह भी शामिल थे, और छोटे मोटे खरगोश और सांप वगैरह। लेकिन वो बस्ती वालों को कभी तंग नहीं करते थे। बड़े बूढ़े तो जंगल की खतरनाक कहानियां सुनाते रहते थे। लेकिन मौजूदा वक्त में रामपुर एक पुरअमन और शांति वाला इलाका था। रात के वक्त शेर, हाथी के चिल्लाने की आवाजें दूर दूर तक सुनाई जरूर देती थीं, लेकिन बस्ती वाले उन आवाजों पर कान नहीं धरते थे। वो कहते थे कि जंगली जानवर रामपुर से डरते हैं और यहाँ नहीं आएंगे। और देखने में भी ऐसा ही लग रहा था। आज बारिश की वजह से रास्ते पर कीचड़ जमा हो गया था, जिसकी वजह से लोग घरों से बाहर कम निकले थे। शाम हो गई थी और राजू तांगे वाला बहुत परेशान दिखाई दे रहा था। सुबह से कोई सवारी नहीं मिली थी। लगता है आज खाली हाथ घर वापस जाना पड़ेगा। ये सोचकर वो और रुक गया। वैसे तो सूरज ढलते ही राजू वापस घर आ जाता था, लेकिन आज हालात उसके बिल्कुल उलट थे। वो इस उम्मीद पर और रुका कि शायद कोई मुसाफिर मिल जाए, लेकिन फिलहाल उसे कोई मुसाफिर वहां नजर नहीं आ रहा था। रात के 8 बज रहे थे कि एक जोड़ा राजू के पास आया। एक लड़का और लड़की, जिनकी शायद नई नई शादी हुई थी, जो उनके कपड़ों से पता चल रहा था। लड़की कम उम्र थी। उसकी मांग में सिंदूर लगा हुआ था और एक बड़ा सा दुपट्टा उसने ओढ़ रखा था। नमस्ते भाई तांगे वाले, हमारी नई नई शादी हुई है।
और हमें शांतिनगर गांव जाना है। हमारे साथ कुछ सामान भी है। हम जयपुर से आ रहे हैं। काफी देर हो गई है और काफी समय से हमें कोई सवारी नहीं मिल रही है। एक टैक्सी वाले ने तो हमारी मजबूरी को देखकर काफी सारे पैसों की डिमांड की। भैया, आप शांतिनगर चलेंगे? राजू वैसे भी खाली जा रहा था। उसने मुनासिब किराया बताया तो नौबेहता जोड़ा खुशी खुशी उसके तांगे पर सामान के साथ सवार हो गया। चलो भैया, पैसों की चिंता मत करो। राजू ने भी घोड़े को हाँका। शहर की मेन सड़क से होता हुआ राजू का तांगा अब जंगल की पगडंडियों पर दौड़ा चला जा रहा था। लड़का लड़की प्रेम की बातें कर रहे थे, जबकि राजू का ध्यान कच्चे पक्के रास्तों पर था। रामपुर से पहले शांतिनगर आता था, जिसके लिए एक अलग सड़क बनी हुई थी, लेकिन जगह जगह से वो सड़क उखड़ी हुई थी और कीचड़ अलग से, जिसकी वजह से तांगे के पहिए बार बार अटक रहे थे। रात का अंधेरा बढ़ गया था और बारिश की वजह से सर्दी भी बढ़ गई थी। राजू ने गर्म कोट के ऊपर एक काली चादर ओढ़ रखी थी, लेकिन सर्दी फिर भी अपना जोर दिखा रही थी, जबकि नौबेहता जोड़ा सर्दी से लापरवाह बातों में मगन थे। लगता है काफी समय बाद अपने गांव जा रहे हैं। राजू भी कुछ कुछ देर उनसे बात कर लिया करता था और आखिरकार कोई 2.25 घंटे बाद शांतिनगर आ गया। चूंकि राजू कई बार यहाँ आ चुका था, इसलिए वो सही रास्ता जानता था। जोड़ा उतरा और उन्होंने किराया अदा करते हुए राजू का शुक्रिया भी अदा किया। राजू की दिहाड़ी लग चुकी थी। उसने घोड़े को हल्का सा चाबुक मारते हुए कहा, चल मेरे घोड़े, रामपुर की तरफ, लेकिन गोली की तरह। बेजुबान जानवर राजू की जबान समझ गया और सरपट दौड़ने लगा। आते समय तो 3 लोग थे, लेकिन वापस जाते समय वो अकेला था। ये सोचते हुए वो काफी डर रहा था, और डरता भी क्यों नहीं। काली रात में जंगल और भी डरावना दिखाई दे रहा था। चारों ओर जंगली जानवरों की आवाज और भेड़िए की खास आवाज से तो राजू क्या, उसका घोड़ा भी डर की हालत से गुजर रहा था। तांगा अब रामपुर की सड़क पर दौड़ रहा था कि अचानक राजू की नजर जंगल में बने पुराने मंदिर पर पड़ी, जिसकी सीढ़ियों पर कोई बैठा हुआ था। ये रात के इस समय मंदिर की सीढ़ियों पर कौन बैठा है? राजू ने खुद ही बड़बड़ाते हुए कहा और घोड़े को लगाम दी। शायद कोई रास्ता भूल गया है। मुझे इंसानी हमदर्दी के तहत जो कोई भी है उसकी मदद करनी चाहिए। ये सोचकर राजू के कदम पुराने मंदिर की सीढ़ियों की तरफ बढ़ने लगे। थोड़ा थोड़ा डर भी उसे लग रहा था, लेकिन मदद के जज्बे के तहत उसके कदम रुक नहीं रहे थे। अब उसे सीढ़ियों पर बैठी हुई औरत साफ नजर आ रही थी। वो लाल साड़ी में लिपटी जवान औरत थी। बड़ी काली चादर उसने सर पर ओढ़ रखी थी, जिसके पल्लू से उसका चेहरा पूरी तरह से ढका हुआ था। राजू उसके करीब आया। माफ करना, आप कौन हैं और इस समय यहाँ क्या कर रही हैं? आपको मेरी सहायता की जरूरत तो नहीं? वो औरत चुप रही। तब राजू की परेशानी और बढ़ गई। देखो, मेरे पास ज्यादा समय नहीं है। आपको अगर कहीं जाना है तो मैं आपको तांगे पर छोड़ आता हूँ। अजीब औरत है, भलाई का तो कोई जमाना ही नहीं। राजू ने वापसी की राह ली। उसका घोड़ा बहुत डरा हुआ था। शायद कोई डरावनी चीज देख ली थी। राजू ने उसकी पीठ थपथपाई। चलो दोस्त, हमने अपना फर्ज निभाया। शायद घर से भागी हुई कन्या है, जो शायद अपने मित्र के इंतजार में बैठी है। घोड़ा हिनहिनाया। शायद वो राजू की बात से इत्तेफाक नहीं कर रहा था। रामपुर तक आते आते आधी रात बीत चुकी थी। घर पर उसकी पत्नी परेशान हाल उसका इंतजार कर रही थी।
राजू को आता देखकर वो भागती हुई उससे चिमट गई। कब से तुम्हारा इंतजार कर रही हूं, इतनी देर कहां लगा दी? राजू ने घोड़े को बांधा, लेकिन घोड़े के तेवर बदले हुए थे। राजू समझा शायद थकन की वजह से उसका घोड़ा परेशान है। मेरी मधुबाला, कितनी दफा समझाया है कि सवारी की वजह से देर सवेर हो जाती है, और आज भी कुछ ऐसा ही हुआ। शांति नगर की सवारी थी, इसलिए देर हो गई है। उसकी बीवी उसके लिए खाना ले आई। खाने से फ्री होकर राजू बाहर आंगन में बंधे घोड़े के पास आया, जो अब भी डरा हुआ था। दूसरी तरफ घास भी उसी तरह पड़ी हुई थी। राजू को घोड़े की हालत समझ नहीं आ रही थी। वो अब भी यही समझ रहा था कि घोड़ा बहुत ज्यादा थका हुआ है, पर सच तो ये है कि घोड़े ने वो सब कुछ देख लिया था जो राजू देख नहीं पाया था, या फिर राजू ने आसपास की चीजों पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया था। राजू का घोड़ा दिन ब दिन लागर और कमजोर होता जा रहा था। घोड़े की ऐसी हालत देखकर राजू बहुत परेशान हो गया था। उसकी पत्नी ने उसे मशवरा दिया कि शहर में किसी अच्छे जानवरों के डॉक्टर को दिखा दो। अगले दिन राजू सीधा अपने घोड़े को लेकर जानवरों के डॉक्टर के पास गया। डॉक्टर काफी बड़ी उम्र के थे। उन्होंने घोड़े का मुआयना किया। घोड़ा लगातार डरा हुआ था। डॉक्टर ने कुछ दवाइयां लिखकर राजू को थमाते हुए कहा, देखो श्रीमान, दवाइयां तो मैंने लिख दी हैं, मगर। राजू ने दवाइयों की पर्ची लेते हुए हैरत से पूछा, मगर क्या डॉक्टर साहब? डॉक्टर कुछ देर के बाद, दवाइयां तो केवल शरीर पर असर करती हैं, परंतु आपका घोड़ा बहुत ज्यादा डरा हुआ है। लगता है इसने कोई बेहद डरावनी और भयानक चीज देख ली है। राजू की परेशानी और बढ़ गई। मैं समझा नहीं डॉक्टर साहब। डॉक्टर ने उसे और समझाते हुए कहा, जानवर वो कुछ देख लेते हैं जो इंसानी आंख नहीं देख पाती। कोई आत्मा, कोई साया, कोई बला या कोई आने वाली आफत। राजू अभी भी नासमझी की हालत में था। दिमाग पर जोर लगाओ और सोच कर बताओ कि घोड़े की हालत कब से ऐसी है। राजू कुछ देर सोचता रहा और फिर बोला, कुछ दिन पहले घर लौटते हुए काफी देर हो गई थी। पास वाले गांव में सवारी को छोड़कर मैं अपने गांव रामपुर जा रहा था कि अचानक मेरी नजर पुराने मंदिर की सीढ़ियों पर बैठी एक कन्या पर पड़ी। मैंने पास ही तांगा रोका था, लेकिन हैरत की बात है डॉक्टर साहब, मेरे बार बार कहने पर भी वो औरत पूरी तरह खामोश बैठी थी। उसने मुंह पर पूरी तरह से दुपट्टा डाल रखा था। मैं उसका चेहरा भी नहीं देख पाया। वापस आया तो घोड़े को डरा हुआ पाया था। उस दिन के बाद से मेरे घोड़े की हालत खराब है और अब वो आपके सामने है। मैं आशा करता हूं आप जल्द उसे ठीक कर देंगे। डॉक्टर बोला, यही तो मैं आपको समझाना चाहता हूं। वो कन्या नहीं, बल्कि एक आत्मा थी जो कब से जंगलों में भटक रही है। आपके घोड़े ने उस आत्मा को देख लिया था, तभी वो डर के मारे जी रहा है। जानवर वो देख लेते हैं जो आम इंसान नहीं देख पाते। आपके घोड़े के शरीर की दवाई तो मैंने तुम्हें दे दी है, लेकिन मेरी मानो तो किसी अच्छे तांत्रिक से घर में पूजा पाठ करवाओ और घोड़े को भी दिखाओ। आगे आपकी मर्जी। और हाँ, आपके घोड़े के पास समय बहुत कम है। राजू को विश्वास ही नहीं आ रहा था कि वो किस मुसीबत में फंस चुका है। उसने घोड़े के लिए दवाइयां खरीदी। सूरज अभी बाकी था। वो सीधा लारी अड्डे की तरफ आया। आज भी काफी इंतजार किया, मगर सवारी नहीं मिली। सूरज ढल चुका था। रात अंधेरी होती जा रही थी। आज फिर वो मायूस था। उसने घोड़े की तरफ देखा और वापसी की राह ली। उसका खाली तांगा धीरे धीरे चल रहा था। पुराने मंदिर तक पहुंचते रात गहरी हो चुकी थी।
राजू को दूर से एक साया नजर आया जो रास्ते पर खड़ा नजर आया। राजू ने सुख का सांस लिया कि शुक्र है कोई तो सवारी मिली। करीब आने पर पता चला कि वो कोई औरत है जिसने अपना चेहरा घूंघट में छुपाया हुआ है। उसे देखकर राजू का घोड़ा अजीब अंदाज में चीखने चिल्लाने लगा। बड़ी मुश्किल से राजू ने उसे लगाम दी। अरे इसे क्या हो गया? राजू डॉक्टर की बात बिल्कुल भूल चुका था। वो औरत से बोला, बहन जी आपको कहाँ जाना है? वो खामोश रही। राजू को हैरत हुई। देखो मैं रामपुर जा रहा हूँ। यहाँ तांगे के सिवा और कोई सवारी नहीं चलती। अगर रामपुर जाना है तो बैठो, अगर पैसे नहीं है तो खैर चिंता की कोई बात नहीं है। वो औरत खामोशी से राजू के तांगे पर आकर बैठ गई। राजू का घोड़ा बराबर दौड़े जा रहा था। राजू बार बार उस औरत की तरफ मुड़कर देख लेता था कि शायद वो ही बातचीत का सिलसिला शुरू करे, मगर वो लगातार खामोश थी। वो अपना चेहरा छुपाए हुए थी। मौसम के तेवर बदल चुके थे और देखते ही देखते जोरदार आंधी शुरू हो गई। हवा का जोर तेज था। तेज आंधी की वजह से तांगे को चलने में परेशानी हो रही थी। इतने वहशतनाक माहौल में राजू के दिमाग पर डर छाने लगा था। डॉक्टर की बात को लेकर उसे भी एहसास हो गया था कि शायद वो रहस्यमयी लड़की या आत्मा दोबारा उससे टकराई है और अब वो मेरे तांगे पर विराजमान है। तभी तो दोबारा घोड़े की हालत खराब हो गई थी। इससे पहले कि डर की तेज लहर राजू के शरीर में दौड़ जाती, सामने एक आदमी दिखाई दिया जो पैदल सड़क पर जा रहा था। वो नौजवान वर्दी में था और सफरी बैग थामे हुए था। राजू ने उसके करीब जाकर तांगा रोका। अरे दीपक आप? और इस समय? दीपक उसका दोस्त था। दीपक फौज में भर्ती हुआ था। अरे दीपक, आप लॉरी अड्डे से पैदल गांव आ रहे हो, जबकि मैं भी वहां पर था। आप मेरे तांगे पर आ जाते। दीपक बोला, लॉरी अड्डे तक पहुंचते देर हो गई थी और आप भी वहां नजर नहीं आए, इसलिए पैदल चल पड़ा। वैसे भी फौजी हूं और 10 मील का फासला मेरे लिए कुछ भी नहीं है। राजू बोला, यार वापसी पर एक मजबूर औरत रास्ते पर मिली, उसे भी तांगे पर सवार किया। आप पिछली सीट पर आ जाओ। दीपक ने हैरत से कहा, परंतु आपका तांगा तो खाली है। राजू भी हैरान रह गया। अरे अभी तो यहाँ बैठी थी, कहाँ गायब हो गई? दीपक तांगे पर बैठे हुए मजाक में बोला, जहां तक मेरी जानकारी है राजू एक शरीफ आदमी था। कहीं वो लड़की? राजू उसका मजाक समझ गया था। अरे नहीं यार, ऐसी कोई बात नहीं। वो कोई अजनबी औरत थी और पूरे रास्ते हमारी उससे कोई बातचीत भी नहीं हुई। खैर चलते हैं गांव। राजू का तांगा तेजी से रामपुर की तरफ जा रहा था। राजू की पत्नी काफी समय से उसकी राह तक रही थी। राजू को देखकर उसकी जान में जान आई। अरे ये आप कहाँ रह गए थे? राजू ने घोड़े को बांधा जो अब भी डरा हुआ था। अरे मेरी मधुबाला, घोड़े को डॉक्टर के पास ले गया था, इसी वजह से देर हो गई। और कितनी दफा कहा है कि मेरा काम ही ऐसा है, देर सवेर होती रहती है, चिंता करने की जरूरत नहीं है। सर्दी की तेजी से राजू के हाथ पैर ठंडे हो गए थे। राजू की पत्नी ने लकड़ियों का ईंधन के साथ कोयले की आग जलाई थी। राजू ने हाथ मुंह धोया और आग सेकने बैठ गया। राजू की पत्नी उसके लिए रोटी ले आई। राजू बार बार घोड़े की तरफ देख रहा था। उसने डॉक्टर वाली बात पत्नी से भी शेयर की, जिसे सुनकर वो भी फिक्रमंद हो गई। उसने भी राजू को मशवरा दिया कि किसी दिन घर में पूजा का एहतमाम किया जाए, ताकि जो कोई भी काली शक्ति या आत्मा हो उससे छुटकारा हासिल किया जाए। कुछ देर वो बातें करते रहे और फिर बिस्तर पर सो गए। सुबह राजू का घोड़ा मुर्दा पाया गया। घोड़े की अचानक मौत पर दोनों मियाँ बीवी काफी दुखी हो गए। अपने प्यारे घोड़े की मौत पर राजू सर पकड़कर काफी देर तक रोता रहा।
जबकि उसकी पत्नी उसे दिलासा देती रही। राजू का घोड़ा मर गया। पूरे गांव में ये बात फैल गई। हर कोई राजू से हमदर्दी करने आ रहा था। घोड़े के शोक में काफी दिन गुजर गए थे और अब राजू बेरोजगार हो गया था। अब वो मेहनत मजदूरी करता था और जंगल से लकड़ियां काटकर उन्हें बेचता था और इस तरह से घर का चूल्हा जलता था। एक दिन वो बस्ती के पंडित के पास गया और कहा, पंडित जी, मुझे अपने घोड़े की मौत पर अभी तक दुख है, लेकिन समझ में नहीं आ रहा कि ये सब यूं अचानक कैसे हो गया। और इस तरह राजू ने पंडित जी को डॉक्टर वाली बात भी बता दी। पंडित जी ने उसे दिलासा देते हुए कहा, देखो बेटा, मौत अटल है। हर जीव को मौत का मजा चखना है। मेरे विचार से डॉक्टर की बात बिल्कुल सही थी। और राजू बेटा, ये भी सच है कि इस संसार में काली शक्तियां और आत्माएं भी मौजूद हैं और रात के समय वो बलाएं बाहर निकलती हैं। हमारे बड़े बूढ़ों के मुताबिक इन जंगलों में एक आत्मा सदियों से भटक रही है और रामपुर में काफी लोगों ने रात के समय उस भटकती आत्मा को अपनी आंखों से देखा भी है, लेकिन उन्होंने बात नहीं फैलाई। तुम्हारे घोड़े को वो आत्मा नजर आ गई थी जिसे तुमने मंदिर की सीढ़ियों पर औरत के रूप में देखा। दरअसल वो नकाब वाली औरत एक भटकती हुई आत्मा है। भगवान का शुक्र अदा करो कि उसने तुझे जिंदा छोड़ दिया। बेटा, मेरी बात याद रखना, रात के समय कभी अकेले जंगल में नहीं जाना, मगर दिन के समय अवश्य जा सकते हो। राजू शुक्रिया अदा करके वापस घर आ गया। वो सुबह सवेरे कुल्हाड़ा रस्सी लेकर जंगल की तरफ निकल जाता था और सूखी लकड़ियां काटकर गांव में बेचता था और इस तरह मेहनत करके अपना गुजारा करता था। जंगल काफी बड़ा और गहरा था, इसलिए सूखी लकड़ियां उसे बड़ी मात्रा में मिल जाया करती थी। अब गांव वाले उसे राजू लकड़हारा के नाम से पुकारते थे। सर्दियों के आखिरी दिन थे। एक दिन राजू कुल्हाड़ा लेकर लकड़ियां काटने के लिए जंगल में गया। आसपास से सूखी लकड़ियां बहुत कम मात्रा में मिली, इसलिए इतनी ज्यादा मात्रा में सूखी लकड़ियां देखकर राजू हैरान रह गया। लगता है जंगल का ये वाला हिस्सा रामपुर के लकड़हारों की नजरों से ओझल है, उसने खुद बड़बड़ाते हुए कहा और समय बर्बाद किए बगैर लकड़ियां काटने लगा। अभी थोड़ी देर भी नहीं गुजरी थी कि एक चीता अचानक कहीं से आ गया, जिसकी दहाड़ सुनकर राजू के होश उड़ गए। अपनी जान बचाने के लिए वो दौड़ा और एक लंबे घने पेड़ पर चढ़ गया। चीता राजू को देखकर जोर जोर से दहाड़ने लगा, जिससे जंगल में अचानक शोर मच गया। चीता बार बार पेड़ पर ऊपर चढ़ने की नाकाम कोशिश कर रहा था। डर और खौफ के मारे राजू की सिट्टी पिट्टी गुम हो गई थी और सर्दी में भी पसीने छूट रहे थे। वो इस वक्त को कोस रहा था जब वो यहाँ आया था। चीता भी पास नहीं आया। उसने फैसला कर लिया था कि वो आज अपना शिकार हासिल करके ही दम लेगा। वो पेड़ के नीचे जमीन पर बैठ गया ताकि उसका शिकार नीचे उतरे और वो उसे दबोच ले। सूरज ढल चुका था, मगर चीता अपनी जगह से नहीं उठा। आखिरकार लंबे इंतजार के बाद चीता अपनी जगह से उठा और राजू की तरफ देखकर गुस्से से दहाड़ा और वापस चला गया। राजू काफी देर से इस इंतजार में पेड़ के ऊपर बैठा था कि कब चीता वापस जाता है और वो पेड़ से नीचे उतरे। चीते के जाने के काफी देर बाद भी वो पेड़ के ऊपर बैठा रहा। जब राजू को यकीन हो गया कि चीता वहां से काफी दूर निकल गया होगा, तभी वो दबे पांव पेड़ से नीचे उतरा और अपना कुल्हाड़ा संभाला, इधर उधर देखा और वापसी के लिए दौड़ लगा दी। रात गहरी अंधेरी हो गई थी और शायद वो रास्ता भी भटक गया था। अचानक एक औरत उसके सामने आ गई, जिसका चेहरा पूरी तरह से घूंघट में छुपा हुआ था।
राजू के भागते कदम रुक गए। राजू को डॉक्टर और पंडित जी की बात याद आ गई। उसने उस औरत पर कुल्हाड़ा ताना और डरते डरते पूछा, कौन हो तुम और रात के इस समय यहाँ जंगल में क्या कर रही हो? पहले तो वो खामोश रही, लेकिन जब राजू ने उसे कुल्हाड़ा मारने की धमकी दी तो फौरन उसने अपना घूंघट उलट दिया और फिर देखते ही देखते एक भयानक चीख के साथ राजू वहां से भागा, क्योंकि घूंघट के पीछे किसी का भी चेहरा नहीं था, कोई वजूद नहीं था, बल्कि ऐसा लगता था कि किसी ने हवा के ऊपर घूंघट ओढ़ा दिया हो। राजू डर के आलम में गिरता पड़ता भाग रहा था। उसके दिल की धड़कन बढ़ गई थी और रामपुर पहुंचते पहुंचते उसके दिल ने धड़कना छोड़ दिया था। राजू को हार्ट अटैक हुआ और वो मर गया। अपने घोड़े की तरह राजू भी मुर्दा पाया गया और फिर राजू के बाद तो लोगों ने हमेशा हमेशा के लिए रात में पुराने मंदिर के रास्ते से आना जाना छोड़ दिया।